Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 1 of Introduction to Topology. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की इस लेक्चर के कंटेंट में हम रिलेशंस ऑन सेट्स, क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रीवियस लेक्चर, बाइनरी रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेट्स, एलिमेंट्स, सबसेट के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लेट a इज इक्वल टू x such that 3x is equal to 6. Does a is equal to 2? अब यहाँ पर a सेट हमें गिवन है। अब इस सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं? x such that 3x is equal to 6. तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें 3x is equal to 6, तो यहाँ से हमें x क्या मिलता है स्टूडेंट्स? 2 मिलता है। तो इस सेट में हमारे पास कौन सा एलिमेंट होगा? 2 एलिमेंट होगा। तो सेट A में जो एलिमेंट होगा वो सिर्फ 2 होगा। अब यहाँ पर ये हमने बताना है कि क्या a इज इक्वल टू 2 है या नहीं है। तो a कभी भी 2 नहीं हो सकता। तो देखें, एक यहाँ पर जो a हमें हासिल हुआ है, ये एक सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, वो सिर्फ 2 एलिमेंट है। तो a इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल एलिमेंट 2, यानी a इज इक्वल टू 2 है, यानी एलिमेंट 2 है। द नंबर 2 बिलोंग्स टू a, और जो 2 है वो सेट A का मेंबर है। इट डज नॉट इक्वल टू 2, और ये इक्वल टू 2 नहीं है। इट डज नॉट इक्वल टू 2। So there is a basic difference between an element P and the singleton set. ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक सिंगलटन सेट है और ये सिर्फ सिंगल एलिमेंट P है। और ये जो यहाँ पर हमें A हासिल हुआ है, A सेट, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट 2 है और ये एक सिंगलटन सेट है, और ये कभी भी a इज इक्वल टू 2 नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। यहां से हमने बताना है कि कौन से सेट्स आपस में इक्वल हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? ईच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। यहाँ पर हर एक सेट दूसरे सेट से डिफरेंट। अब देखें, सेट जिसमें सिर्फ 0 एलिमेंट है कंटेन्स 1 एलिमेंट, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, द नंबर 0। ये जो सेट है इसमें सिर्फ एक एलिमेंट 0 है, द सेट। अब ये 5 सेट कंटेन्स नो एलिमेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। और ये एक एम्प्टी सेट है। इट इज द नल सेट। तो नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। द सेट, अब ये जो सेट है इसमें सिर्फ एम्प्टी जो है एक एलिमेंट है, ठीक है, या नल सेट किसको कहते हैं, यानी 1 एलिमेंट। तो यानी ये नल सेट है। तो सेट के अंदर एक सेट है। द सेट ऑल्सो कंटेन्स 1 एलिमेंट, द नल सेट। अब ये जो सेट है इसमें एक एलिमेंट है और वो क्या है? नल सेट है। तो ये तीनों जो यहाँ पर सेट्स हमें गिवन है, ये तीनों सेट्स आपस में इक्वल नहीं है, ये सब आपस में डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द नल सेट। तो यहाँ से हमने बताना है कि कौन सा सेट नल सेट है। अब सेट X की बात कर लेते हैं। अब इस सेट X में कौन से एलिमेंट हैं? X such that x square is equal to 9 and 2x is equal to 4. अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? There is no number which satisfy both conditions. तो यहाँ पर कोई एक ऐसा x नहीं है जिसका स्क्वायर 9 हो और उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें वो क्या आ जाए? 4 आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कोई
एक ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 9 हो और उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 की बात करता हूं तो 3 का स्क्वायर तो 9 आता है, ठीक है स्टूडेंट्स, 3 का स्क्वायर तो 9 हमारे पास आता है, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है ये वाली, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। देखें 2 and 2, अगर हम 3 बात करता हूँ 2 and 2 3, ये कभी भी 4 के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमने वो एलिमेंट्स लेने हैं जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। तो हमें कोई भी नंबर ऐसे नहीं मिल रहा है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, तो हेंस जो x होगा एक क्या होगा, एम्प्टी सेट है। तो ये क्या है, एक एम्प्टी सेट है। अब y की बात करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स साइज दैट x इज नॉट इक्वल टू x। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। We assume that any object is itself। अब देखें यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो itself है। So y is empty, यानी एक एलिमेंट देखता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ 1 की, तो 1 की इक्वल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर है कि x is not equal to x, यानी अब अगर मैं बात करता हूँ कि 1 इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, बात रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, ये बात क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो y सेट है ये भी एक एम्प्टी सेट है। तो कोई ऐसे यानी नंबर नहीं है जो आपस में इक्वल ना हो। देख अगर मैं 1 की बात करता हूँ तो 1 1 के इक्वल होता है, अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 2 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर तो हमें कहा गया है कि x इज नॉट इक्वल टू x। तो इस सेट y में कोई भी ऐसा एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा, सो y इज एम्प्टी। तो बाज़ औक़ात हम नल सेट को इस तरह भी डिनोट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात हम नल सेट्स को या एम्प्टी सेट्स को इस तरह भी डिनोट करते हैं। अब ये सेट z है, अब सेट z में कौन से एलिमेंट्स हैं, x such that x plus 8 is equal to 8। The number 0 satisfy x plus 8 is equal to 8। अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 रखता हूँ तो 0 plus 8, तो वही हमें 8 मिलता है। तो ये जो सेट z है इसमें सिर्फ एक एलिमेंट 0 है, सो अकॉर्डिंगली z is not equal to empty। जो सिर्फ सेट z है वो एम्प्टी सेट नहीं है, ताकि यहाँ पर x एम्प्टी है और y भी एम्प्टी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट a इज इक्वल टू 2 3 4 5 इज नॉट अ सबसेट ऑफ b। अब b में कौन से एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, x सच दैट x इज इवन। यहाँ पर हमें इवन नंबर्स हैं सेट b में और सेट a में 2 3 4 5। अब इसको हमने क्या प्रूव करना है कि जो सेट A है वो नॉट अ सबसेट ऑफ B है। इट इज नेसेसरी टू शो दैट एट लीस्ट वन नंबर या वन मेंबर ऑफ A डज नॉट बिलोंग्स टू B। सिंस 3 तो A से बिलोंग कर रहा है लेकिन 3 B से बिलोंग नहीं कर रहा, सो A इज नॉट अ सबसेट ऑफ। जब हमने सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने ये देखा था कि अगर कोई A सबसेट होता है B का, तो A के हर एक एलिमेंट B में होना जरूरी है। तो यहाँ पर 3 की बात करता हूँ तो 3 तो A में है लेकिन 3 B में नहीं है। तो B में सिर्फ इवन इंटीजर्स हैं, यानी 2 4 6 इस तरह के इवन इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर 5 की अगर बात करता हूँ तो 5 A में है लेकिन B में नहीं है, तो A कभी भी B सेट का सबसेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है सेट ऑपरेशंस, तो इसके बारे में भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है U, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू सॉन 8 9 तक इसमें एलिमेंट्स हैं। तो A सेट यहाँ पर गिवन है 1 2 3 4
और बी सेट गिवन है 2 4 6 8 एंड सी सेट गिवन है 3 4 5 6। यहाँ से हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट सी फाइंड करना है और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ए कॉम्प्लीमेंट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन यू दैट आर नॉट इन ए। तो यहाँ पर जो ए कॉम्प्लीमेंट में हम वो एलिमेंट्स लेंगे जो यू में होंगे और सेट ए में नहीं होंगे। देखें ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, नहीं जब हम ए कॉम्प्लीमेंट को किस तरह लिखते हैं स्टूडेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यू, आप लिख लें माइनस ए लिख लें, या आप स्टूडेंट्स क्या लिख लें यू, इस तरह एक स्लैश डालें और ए। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो यू में हो और ए में ना हो, ये क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो देखें ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अब ए में तो 1 2 3 4 हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 5 आएंगे, 6 7 8 9, यानी ये एलिमेंट्स यू में हैं लेकिन ए में नहीं है। ए में सिर्फ है 1 2 3 4, ए कॉम्प्लीमेंट में 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स आएंगे। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। तो देखें ए ये सेट है और ये सी सेट, तो अब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे स्टूडेंट्स, एक आएगा 3 आएगा, ये 3 भी यहाँ पर भी है, और एक 4 आएगा। तो 3 और 4 क्या आएंगे, ए इंटरसेक्शन सी में आएंगे। अब इसका कॉम्प्लीमेंट यानी 3 और 4 को छोड़ के आप क्या लिखेंगे, इस यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो 3 और 4 नहीं होंगे। देख लें, अब ए इंटरसेक्शन सी तो 3 और 4 आया है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट हम यू में से 3 और 4 को माइनस कर देंगे, बाकी एलिमेंट्स यहाँ लिख लेंगे 1 2 5 6 7 8 9, यानी हमने यूनिवर्सल सेट से 3 और 4 को यानी वैनिश कर दिया। तो बाकी ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आए हैं, 1 2 5 6 7 8 9। नेक्स्ट है बी कॉम्प्लीमेंट सी। तो बी कॉम्प्लीमेंट सी का क्या मतलब होगा, ऐसे एलिमेंट्स जो बी में होंगे लेकिन सी में नहीं होंगे। अब देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। अब बी में 2 है लेकिन सी में 2 नहीं है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में पहला एलिमेंट 2 आएगा, और 8 यहाँ पर बी में 8 है लेकिन सी में 8 नहीं है, तो दूसरा इसका एलिमेंट कौन सा आएगा, 8 है। तो बी कॉम्प्लीमेंट सी में सिर्फ 2 एलिमेंट्स आएंगे, 2 और 8। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। तो ए यूनियन बी में हम इनके एलिमेंट्स लिख लेंगे। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, और बी में 2 4 6 8। तो देखिए इनका यूनियन क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। तो इनका यूनियन ये आ गया ए यूनियन बी, 1 2 3 4 6 8। तो कॉम्प्लीमेंट में अब ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में हम ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को वैनिश करके बाकी यू के एलिमेंट्स लिख लेंगे। तो यू इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 अप टू 8 9। तो ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 भी वैनिश हो जाएगा, 2 भी वैनिश हो जाएगा, 3 भी वैनिश, 4 वैनिश। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में 5 आ जाएगा, 6 वैनिश हो जाएगा, 7 यहाँ पर आ जाएगा, 8 यहाँ पर है, ये यहाँ से वैनिश हो जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में ये 3 एलिमेंट्स आएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन बी इज 5 इज एम्प्टी सेट। अब इसका प्रूफ क्या होगा, देखें हम ए इंटरसेक्शन
सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट बी को हम किस तरह लिखते हैं, एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम लिख रहे हैं ये चीज बी इंटरसेक्शन, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले आप लिख लें बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बी। तो पहले आ जाएगा एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी हम पहले हमने क्या लिखा, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बी। तो ये हमने एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट बी, इसको हमने सेट बिल्डर की फॉर्म में लिख लिया इस चीज को। तो देखें ये बन जाएगा एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बी से कोई एलिमेंट लेते हैं तो उसको हम इस तरह लिखते हैं कि अब ए कॉम्प्लीमेंट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जो सेट ए में होते हैं लेकिन सेट बी में नहीं होते। तो यहाँ पर हमने वो बात की कि एक्स ए से बिलोंग करे लेकिन एक्स बी से बिलोंग ना करे। तो हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट एक्स नहीं मिलेगा जो बी में होगा लेकिन बी में नहीं होगा। ये बात यहाँ पर रॉन्ग है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बी को डिफाइन कर लेता हूँ सेट कोई, यानी 3 4 फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूँ 3 तो बी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये बात बताई गई है कि अब इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। लेकिन देख लें आप 3 तो सेट बी से बिलोंग कर रहा है। अब ये वाली कंडीशन तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो मीन अब ये जो सेट होगा ये क्या होगा, एम्प्टी सेट, यानी कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट डी मॉर्गन लॉ। हमने डी मॉर्गन लॉ को प्रूव करना है कि ये कौन सा लॉ है, पहला ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको राइट हैंड साइड पे प्रूव कर लेंगे। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको हम किस तरह लिखते हैं, एक्स साइड दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट आ चुका है तो इसका मतलब होगा कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है स्टूडेंट, इसको हम किस तरह लिखते हैं, ये होता है विच इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। ये चीज होती है स्टूडेंट्स ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम इसको सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखें तो इसका मतलब होगा कि x बिलोंग्स टू u, ठीक है, एंड x डज नॉट, ये डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो हम यहाँ पर x बिलोंग्स टू u ये चीज यहाँ पर हम नहीं लिखते, तो सिर्फ हम यहाँ पर ये चीज लिख लेते हैं कि x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b। तो अगर मैं इस चीज को यानी एक्सपैंड करूं तो इसका मतलब होगा कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a, x डज नॉट बिलोंग टू b। तो अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू a, हम इसको लिख सकते हैं कि x इज बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट, यानी ये कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन बन जाएगी, और ये बन जाएगा x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन का पहला लॉ था, इसको हमने यहाँ पर प्रूव करना था। सेकंड यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट b कॉम्प्लीमेंट a इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। तो b कॉम्प्लीमेंट a को हम किस तरह लिखते हैं स्टूडेंट्स, x साइड दैट x बिलोंग्स टू b, x डज नॉट बिलोंग टू a। तो इसका मतलब होगा कि x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर x
ए का एलिमेंट नहीं है तो वो इसके कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो अगर इस चीज को मैं कंबाइन लिखूं तो ये बन जाएगा बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो देखें यहाँ पर ये इंटरसेक्शन की डेफिनेशन आ चुकी है। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि एक्स साइड दैट कि जो एक्स है वो ए से भी बिलोंग करे एंड ये एंड है स्टूडेंट्स, और एक्स बी से भी बिलोंग करे। ये होता है ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पर वही डेफिनेशन आ चुकी है कि एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है और एक्स ए कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब होगा कि बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर प्रूव कर ली थी। नेक्स्ट है प्रूफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है देखें स्टूडेंट्स, इसको हम पहले सेट की फॉर्म में लिखेंगे। अब ये क्या होगा कि x साइड दैट x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b यूनियन c। तो अगर x b यूनियन c से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब होगा कि x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। तो यूनियन में हम और यूज करते हैं और इंटरसेक्शन में हम एंड यूज करते हैं। ये आपने प्रीवियस लेक्चर में इसको देखा था। तो x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू c। तो हम स्टूडेंट्स इस चीज को, ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट है, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं कि x साइड दैट x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू c। ठीक है, यहाँ पर हमने a को b से रिलेट कर लिया और c से भी रिलेट कर लिया। अब इस चीज का क्या मतलब होता है, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अगर x a से बिलोंग कर रहा हो और b से भी बिलोंग कर रहा हो तो x उसके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करता है। और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। यहाँ पर r है तो r को हम यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। Observe that in the third step above we use the एनालॉगस लॉजिकल लॉ। तो इस चीज को भी आप स्टूडेंट्स एफएससी में ये पढ़ चुके हैं कि P एंड Q और R किसकी इक्वल होता है, P एंड Q और P एंड R। ये चीज होती है स्टूडेंट्स, ये आप एफएससी में ये चीज प्रूव कर चुके हैं। तो वेयर अब ये जो साइन होता है इसको हम एंड पढ़ते हैं और इस साइन को हम क्या कहते हैं, और कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 14। प्रूफ फॉर एनी सेट ए एंड बी ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट है ए का और ए सबसेट है ए यूनियन बी का। तो देखें यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर x ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करता है, अगर कोई एलिमेंट x इस इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है देन x a से भी बिलोंग करेगा और x b से भी बिलोंग करेगा। क्योंकि जब इंटरसेक्शन की हम बात करते हैं तो x क्या करता है कि a का एलिमेंट भी होता है और b का एलिमेंट भी होता है। तो x a का एलिमेंट भी है और b का एलिमेंट भी है। इन पार्टिकुलर अगर हम यहाँ से x सिर्फ a का एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर कंफर्म हुई कि अगर x a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है देन x a का एलिमेंट भी है। तो मीन a इंटरसेक्शन b ये सबसेट है a का। तो यहाँ पर x कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है या आर्बिट्रेरी नंबर है। तो इन पार्टिकुलर x बिलोंग्स टू a। तो ये चीज हमने पहले प्रूव कर ली कि अगर कोई x इसके इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है देन x a से भी बिलोंग करता है। अकॉर्डिंगली अब यहाँ पर ये चीज है कि a इंटरसेक्शन b सबसेट है a का। तो ये चीज हमने यहाँ पर पहले प्रूफ की कि अगर कोई x कोई एलिमेंट आर्बिट्रेरी एलिमेंट अगर a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करता है
देन वो ए से भी बिलोंग करेगा और बी से भी बिलोंग करेगा। तो इन पार्टिकुलर एक्स किससे बिलोंग करता है, ए से बिलोंग करता है। तो यहाँ से अकॉर्डिंगली तो ए इंटरसेक्शन बी ये सबसेट हो गया ए का। अब हमने ये प्रूव करना है कि अगर कोई सेट या एलिमेंट ए से बिलोंग करता है देन वो एलिमेंट उसके यूनियन से भी बिलोंग करता है। तो ये चीज हमने प्रूव करनी है। तो इफ x बिलोंग्स टू a देन x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। तो हम ये भी चीज कह सकते हैं कि अगर x a से बिलोंग करता है तो x a से बिलोंग करता है या x b से बिलोंग करता है, आई x बिलोंग्स टू a यूनियन b। ठीक है, हेंस a सबसेट हो गया किसका, a यूनियन b का। इन अदर वर्ड्स a इंटरसेक्शन b सबसेट है a का और ये सबसेट होता है a यूनियन b का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज हमने यहां से प्रूव करनी है। नेक्स्ट है लेट a इज इक्वल टू ए बी। यहाँ पर दो एलिमेंट्स हमें गिवन है सेट a में, सेट b में भी दो एलिमेंट्स गिवन है 2 और 3, और सेट c में 3 और 4 एलिमेंट्स गिवन है। तो यहाँ से हमने फाइंड करना है a क्रॉस b यूनियन c एंड सेकंड हमने फाइंड करना है a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। यहाँ पर जो क्रॉस है स्टूडेंट्स वो यानी हमारे पास क्या है, ये यानी इसमें हमने क्या करना है कि यानी पहले हम a क्रॉस b में हम क्या करेंगे कि हम ऑर्डर पेयर्स फाइंड करेंगे। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में इस चीज को पढ़ा था, तो हमने और यहाँ से ये चीज दो चीजें यहाँ से हमने फाइंड करनी है कि a क्रॉस b यूनियन c एंड a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। फर्स्ट कंप्यूट करते हैं हम b यूनियन c। पहले हम ये चीज फाइंड करेंगे, फिर इनका ये क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें पहले b यूनियन c क्या होगा। अब ये b में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 2 और 3, और यूनियन c में कौन से एलिमेंट्स हैं 3 4। इसके यूनियन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे 2 3 4 आएंगे। देन a क्रॉस b यूनियन c। अब ये चीज किसकी इक्वल आएगी, देखें यहाँ पर पहले हम a में कौन से एलिमेंट्स हैं a और b। तो हम पहले ये एलिमेंट लेंगे और इसको क्या करेंगे, रिलेट करेंगे 2 से 3 से 4 से, ये ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे। ये एक ऑर्डर पेयर बनेगा, एक ये ऑर्डर पेयर बनेगा, एक ये ऑर्डर पेयर बनेगा। फिर हम इस b एलिमेंट को लेंगे और इसको क्या करेंगे, रिलेट करेंगे 2 से भी 3 से भी और 4 से भी। तो यहाँ से हमें ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे, एक b2 मिलेगा ऑर्डर पेयर, एक b3 ऑर्डर पेयर मिलेगा, एक b4 ऑर्डर पेयर मिलेगा। तो ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम स्टूडेंट्स ऑर्डर पेयर से डिनोट करते हैं। तो इसमें इस सेट में कौन से आते हैं, ऑर्डर पेयर्स आते हैं। तो इसमें जो पहला एलिमेंट होता है वो सेट ए का एलिमेंट होता है और जो सेकंड होता है वो इस सेट का एलिमेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से ये ऑर्डर पेयर्स हमें मिलते हैं a क्रॉस b में। सेकंड हमने फाइंड करना था a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। तो पहले हम a क्रॉस b फाइंड करेंगे, फिर हम a क्रॉस c फाइंड करेंगे और फिर हम स्टूडेंट्स इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट्स का यूनियन लेंगे। तो देखें पहले हमने a क्रॉस b फाइंड ये कर लिया, फिर हमने a क्रॉस c फाइंड कर लिया। अब इनका यूनियन देखें, पहले कौन सा आएगा ऑर्डर पेयर, a वाव 2 आएगा, फिर आएगा a वाव 3, फिर आएगा स्टूडेंट्स b वाव 2, फिर b वाव 3, फिर यहाँ से हम लेंगे a वाव 4 और फिर लेंगे हम स्टूडेंट्स b वाव 4। तो ये इनके यूनियन में आएंगे ऑर्डर पेयर्स। ऑब्जर्व दैट फर्स्ट एंड सेकंड a क्रॉस b यूनियन c विच इज इक्वल टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। तो ये यहाँ से एक रिजल्ट आ गया कि अगर हमने फाइंड करना हो a क्रॉस b यूनियन c तो वो किसकी इक्वल होता है a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, इस चीज के इक्वल होता है। यहाँ से आप ये भी चीज चेक कर सकते हैं, यानी ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आपस में इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिर्फ ये ऑर्डर पेयर्स रीअरेंज, इसको आप यहाँ से रीअरेंज कर लें तो यही हमें चीज मिलती है, a क्रॉस b यूनियन c ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 70, a क्रॉस
बी इंटरसेक्शन सी, अब ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के इक्वल होता है। तो इस चीज को हम यहाँ से प्रूव करेंगे। देखें, अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हम लेंगे और इस साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। देखें, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है। अब इसमें ऑर्डर पेयर्स आएंगे एक्स वाई such that x belongs to A and y belongs to B intersection C। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आपने इस चीज को सॉल्व किया था, देखें यहाँ पर सिर्फ यूनियन था, तो यहाँ पर ये सिर्फ इंटरसेक्शन है। तो अगर आप A क्रॉस B यूनियन C को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलते हैं, ऑर्डर पेयर्स मिलती हैं। ये भी यहाँ पर भी हम लिखेंगे ऑर्डर पेयर्स ही लिखेंगे, एक्स वाई such that x belongs to A, y belongs to B intersection C। तो हम y belongs to B intersection C को किस तरह लिख सकते हैं, y belongs to B, y belongs to C, क्योंकि जो इंटरसेक्शन में जो y होगा वो B से भी बिलोंग करेगा और C से भी बिलोंग करेगा। तो देखें नेक्स्ट है एक्स वाई such that एक्स वाई belongs to A क्रॉस B। अगर मैं इस चीज की बात करता हूं तो इसका मतलब है कि जो x है A से बिलोंग कर रहा है, y B से बिलोंग कर रहा है। तो ये जो ऑर्डर पेयर होगा x y ये बिलोंग करेगा A क्रॉस B से। सिमिलरली अब x A से बिलोंग कर रहा है, y C से बिलोंग कर रहा है, तो ये जो ऑर्डर पेयर होगा स्टूडेंट्स ये किससे बिलोंग करेगा, A क्रॉस C से। तो देखें, अब ये जो एक्स वाई ऑर्डर पेयर है वो ए क्रॉस बी से भी बिलोंग कर रहा है और ए क्रॉस सी से भी बिलोंग कर रहा है। तो ये दोनों से बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम इंटरसेक्शन की सूरत में लिख सकते हैं, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ये चीज हमें यहाँ से प्रूव करनी थी। इस तरह आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलेशंस। तो रिलेशंस में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि जो रिलेशन होती है ये बाइनरी रिलेशन, इसको हम कहते हैं, रिलेशंस को हम क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशंस कहते हैं या सिंपल रिलेशंस कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं आर से। आर फ्रॉम सेट ए टू आ सेट बी। अब जो रिलेशन होती है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, या ये क्या करती है कि असाइन टू ईच पेयर ए बी इन ए क्रॉस बी exactly one of the following statements। यानी जो रिलेशन होती है स्टूडेंट्स, यानी मैं लिखता हूं ए रिलेशन, ये आर क्या शो कर रहा है, रिलेशन को शो कर रहा है बी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो ऑर्डर पेयर होगा ए बी, इसमें से ए क्रॉस बी में से, तो पहले आप फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी, उसमें से जो एक ऑर्डर पेयर होगा, अब कोई ऑर्डर पेयर लें तो वो ऑर्डर पेयर यानी असाइन टू ईच ऑर्डर पेयर ए बी, यानी ए बी इन ए क्रॉस बी एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए इज रिलेटेड टू बी रिटन एज ए रिलेटेड टू बी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ए से रिलेट कर रहा होगा, यानी जो आप ये यानी ऑर्डर पेयर्स लेंगे, जो रिलेशन होगी यानी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये क्या करती है कि असाइन टू ईच पेयर ए बी, ये जो ऑर्डर पेयर है ए बी इन ए क्रॉस बी एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए से बी से रिलेट कर रहा होगा तो हम लिखते हैं ए रिलेटेड टू बी। ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, तो उसको हम लिखते हैं ए डज नॉट रिलेट टू बी। तो यानी दो चीजें यहाँ पर हमें हासिल होंगी, यानी ईच ऑर्डर पेयर, इनके दरमियान क्या होगी, रिलेशन होगी कि ए आर बी से रिलेट कर रहा होगा या ए बी से रिलेट नहीं कर रहा होगा। ये दो पॉसिबिलिटीज हमें हासिल होंगी। ये जो बाइनरी रिलेशन है ये हमें सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज बताती है। कोई भी ऑर्डर पेयर अगर हम लेते हैं ए क्रॉस बी से, देन ए इज रिलेटेड टू बी रिटन एज ए रिलेटेड टू बी, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी।
ये हमें दो पॉसिबिलिटीज हासिल होती हैं। और रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट सेम सेट बी, सेट ए इज का रिलेशन इन ए। तो अगर हम कोई ए से ए तक देखें रिलेशन, तो हम उसको लिखते हैं ए रिलेशन ए, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं रिलेशन इन ए, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी इनके दरमियान भी रिलेशन हो सकती है। एग्जाम्पल, सेट इंक्लूजन इन is a relation in any class of sets. For given any pair sets A, B, either A subset है B का और A does not subset of B, ठीक है। जो सेट इंक्लूजन है स्टूडेंट्स कि A सबसेट है B का या A does not subset of B, ये भी एक यानी क्या कर रही है, रिलेशन शो कर रही है कि A सबसेट है B का या A does not subset of B. Observe that any relation R from a set A to set B uniquely define a subset R star of A cross B as follows. देखें स्टूडेंट्स, हम ये जो रिलेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल A रिलेट B या A रिलेशन B, इसको हम किस तरह लिखते हैं, R star, और ये क्या होता है, एक सबसेट होता है, ठीक है। और इस सबसेट में कौन से एलिमेंट्स होती हैं, एक ऑर्डर पेयर होता है, साइड दैट ए रिलेटेड टू बी, ठीक है, ए रिलेटेड टू बी, तो ये एक बनता है, यहाँ पर एक सबसेट बनता है, इसको हम कहते हैं और स्टार, ठीक है। और ये सबसेट किसका होता है स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी का सबसेट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, एनी सबसेट और स्टार ऑफ ए क्रॉस बी define a relation from A to B as follows. A related to B if and only if AB belongs to R star, ठीक है। ये चीज यहाँ पर डिफाइन है। In view of corresponding between relation from A to B and subset of A cross B, we redefine our relation. तो हम यहाँ पर आगे रिलेशन को डिफाइन करेंगे। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन को स्टडी करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन को, और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ये 4 टाइप्स होती हैं रिलेशंस की, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड एंटी सिमेट्रिक। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है, और रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ आर कंटेन्स द आइडेंटिटी रिलेशन, यानी thus R is reflexive if and only if A belongs to R for all A belongs to A, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आइडेंटिटी रिलेशन होती है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है, आइडेंटिटी रिलेशन होती है कि आप क्या करते हैं कि A क्रॉस A फाइंड करते हैं, वहां से आप कोई सबसेट लेते हैं और उसको नाम देते हैं रिलेशन का, ठीक है स्टूडेंट्स, R का नाम देते हैं। ये कोई सबसेट होता है ऑर्डर्ड पेयर्स का, ठीक है। इसमें क्या आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। आप पहले ए क्रॉस ए फाइंड करते हैं, वहां से आप एक सेट लेते हैं सबसेट, जिसको आप आर का नाम देते हैं, और इसमें क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। अगर स्टूडेंट्स ए से रिलेट कर जाता है, यानी ए जो ऑर्डर पेयर है ये आर से बिलोंग कर जाए, देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके आगे हम एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह आप इस चीज को कंसीडर करें कि अगर कोई ए आर से बिलोंग कर जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 और 2 ये ऑर्डर पेयर ये बिलोंग कर जाता है स्टूडेंट्स, पहले है ये है ए क्रॉस ए का एलिमेंट है, ठीक है, और ये अगर आर का ही एलिमेंट हो जाता है, देन दिस जो ये ऑर्डर पेयर है या इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, यानी आर कंटेन्स द आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है 2 रिलेट टू, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी 2 से ही रिलेट कर रहा है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, और इस रिलेशन आर को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। और रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सिमेट्रिक
इफ एंड ओनली इफ आर इज इक्वल टू आर इनवर्स। ये आपने याद रखना है। सिमेट्रिक में क्या होता है कि आर इज इक्वल टू आर इनवर्स होता है कि अब जो आर ले रहे हैं अगर आप इसका इनवर्स ले लें तब भी वही आर आ जाए, देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। ये भी हम अभी एग्जांपल को देखेंगे तो वहां से आपको इजीली समझ आएगी। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। और रिलेशन आर ऑन अ सेट इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ आर ये क्या हो, सबसेट हो आर का। थस आर इज ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने चेक करना हो कि कोई रिलेशन ट्रांजिटिव है देन आप 3 ऑर्डर पेयर लेंगे आर से और ये देखेंगे कि अगर ए बी से भी रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, देन ए सी से रिलेट करना चाहिए, देन दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, देन वो रिलेशन क्या होगी, ट्रांजिटिव। लास्ट यहाँ पर है उसकी टाइप एंटीसिमेट्रिक। और एंटीसिमेट्रिक रिलेशन on set A is a relation R such that और intersection और inverse ये हमें क्या मिले, एक आइडेंटिटी रिलेशन मिले। ठीक है, अगर आप R इंटरसेक्शन और इनवर्स करें देन हमें क्या मिले, एक आइडेंटिटी रिलेशन मिले, देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड एंटीसिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी इफ अगर ए बी बिलोंग करता है आर से, बी ए बिलोंग करता है आर से, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। तो ये क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। तो अगर आपने एंटीसिमेट्रिक चेक करना हो तो पहले आप कोई से ऑर्डर पेयर लेंगे ए बी, एक ऐसा ऑर्डर पेयर लेंगे जो आर से बिलोंग करे, और एक और ऑर्डर पेयर लेंगे बी ए जो आर से बिलोंग करे। फिर आप चेक करेंगे क्या ये ए और बी आपस में इक्वल हैं। अगर वो आपस में इक्वल होते हैं देन दिस रिलेशन इज एंटीसिमेट्रिक। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। इसकी 5 टाइप है। तो अब ये क्या होती है इक्विवेलेंस रिलेशन। और रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। उसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। द आइडेंटिटी रिलेशन एंड फुल रिलेशन ऑन अ सेट ए आर इक्विवेलेंस रिलेशंस। अब बात कर रहा है जो आइडेंटिटी रिलेशंस होती हैं। ठीक है, यानी अगर आप ए क्रॉस ए फाइंड करते हैं तो वहां से आप कोई सबसेट लेते हैं आर। ठीक है, अब ये जो आर होगी रिलेशन, ये क्या होगी, एक आइडेंटिटी रिलेशन होगी। एंड अगर आप इसी ए क्रॉस ए को ही अगर आप आर कंसीडर कर लें, एक रिलेशन कंसीडर कर लें, देन दिस रिलेशन इज फुल रिलेशन। तो ये क्या होगी, फुल रिलेशन होगी, और ये क्या होगी, इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। यानी ये जो आर होगा ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए आर यूजुअली डिनोटेड बाय दिस सिंबल। तो इसको हम टिल्डी पढ़ते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो ये क्या होता है, साइन होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, टिल्डी। तो रेदर देन बाय आर एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ए, thus if R is an equivalence relation on a set A and AB belongs to R, then we write A is equivalent to B. ठीक है, and realize that A is related to B under relation R. ठीक है, यानी अगर R एक equivalence relation है और AB जो ऑर्डर पेयर है वो R से बिलोंग करता है, देन हम कहते हैं कि A related to B under relation R. नेक्स्ट है यूजिंग द अबव नोटेशन। तो यहाँ पर सम और रिजल्ट्स हैं, तो यहाँ से हम और भी कुछ रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि अब ये जो साइन है स्टूडेंट्स, ऑन अ सेट ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ
ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ से हम स्टूडेंट्स एक और रिजल्ट यहाँ पर प्रूव करेंगे कि अगर ए रिलेट करता है बी को, ए रिलेट करता है ए को, ए रिलेट करता है बी को, दिस इंप्लाइज बी रिलेट करेगा ए को। एक ये रिजल्ट आ गया। इसी रिलेशन को हम यूज कर रहे हैं सिंबल को। अगर ए रिलेट करता है बी को और बी रिलेट करता है सी को, देन ए रिलेट करेगा सी। ये स्टूडेंट्स एज अ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ गई यहाँ पर। तो एक और यहाँ पर हम यहाँ पर बात करेंगे इस क्लास की, यानी इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? अब इसमें जो स्टूडेंट्स बी बिलोंग्स टू ए और जो बी होता है ये रिलेट करता है सम फिक्स एलिमेंट ए। ठीक है, यहाँ पर जो हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इक्विवेलेंस क्लास लेता हूं ए की। तो अब यहाँ पर जो ए होगा वो फिक्स एलिमेंट जो ए होगा यानी बी एलिमेंट हम ले रहे हैं ए का, इसके साथ क्या करेगा? रिलेशन बनाएगा। यानी ए रिलेट करेगा बी और ये किससे बिलोंग करेगा? आर से। तो ये स्टूडेंट्स होती है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। इसको हम डिनोट करते हैं सी ए से। तो इसमें क्या होता है कि यानी इक्विवेलेंस क्लास में जो एलिमेंट ए होता है सेट ए का, अंडर रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस क्लास डिनोटेड बाय द एलिमेंट ए एंड इज डिनोटेड बाय सी ए। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो ये ए एलिमेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, सेट ए से ये फिक्स्ड एलिमेंट बी के साथ क्या करता है? रिलेट करता है, और जो ऑर्डर पेयर होता है वो आर से बिलोंग करता है। Then this is called equivalence class of A. For each A belongs to A, the equivalence class is non-empty because by reflexive property of R. अब जो equivalence class होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी? non-empty होगी। ठीक है, यानी ये रिफ्लेक्सिव भी हो सकती है, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो यानी जो अगर हम यहाँ पर सी ए की बात करते हैं, तो अगर आप सिर्फ यहाँ पर ए ले लें, यानी A belongs to A such that A related to A ये बिलोंग कर जाता है R से, then this, अब ये जो क्लास होगी स्टूडेंट्स ये क्या होगी? नॉन एम्प्टी होगी। ये कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकती बिकॉज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की वजह से। तो अगर कोई B हमें नहीं मिलता तो A तो हमें मिलता है, यानी A अगर हमें मिलता है B नहीं मिलता तो हमें कोई ऐसा ऑर्डर पेयर मिलता है जो A और A की फॉर्म में हो और वो भी R से बिलोंग करे, तो देन वो एलिमेंट भी या वो ऑर्डर पेयर भी इसी क्लास में ही आ सकते हैं। ठीक है, एट लीस्ट ए बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू सी ए, द एलिमेंट ए इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ऑफ सी ए। अगर ये कंडीशन यहाँ पर क्या अप्लाई हो जाए कि ए बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू सी ए, यानी जो ये ऑर्डर पेयर है वो आर से भी बिलोंग करे और जो ए है एलिमेंट वो अपनी क्लास से भी बिलोंग करे, यानी इक्विवेलेंस क्लास से भी बिलोंग करे, देन हम उस एलिमेंट को क्या कहेंगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ऑफ सी ए। तो इसको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ऑफ सी ए भी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एनी पेयर ऑफ एलिमेंट is an equivalence class or equivalent to each other। ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है, यानी अगर कोई ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन एन इक्विवेलेंस क्लास और इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ठीक है, यानी कोई ऑर्डर पेयर जो इक्विवेलेंस क्लास से बिलोंग करता है वो इक्विवेलेंट हो सकता है ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में था कि ए के इक्वल था। ठीक है, यानी जो ए और ए ऑर्डर पेयर है, ये प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था, ये आर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और जो ए है ये अपने क्लास से भी बिलोंग कर रहा है, सी ए से। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास। देन दिस शोज दैट एनी पेयर ऑफ elements in an equivalence class are equivalent to each other। ये चीज शो यहाँ पर कर रही है, यहाँ पर ए और ए आपस में इक्वल है। ठीक है,
द कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ अ सेट ए अंडर एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर इज कॉल्ड कोशेंट सेट। इसको हम कोशेंट सेट भी कहते हैं या फैक्टर सेट भी कहते हैं ऑफ ए, और इसको हम डिनोट करते हैं ए कोशेंट आर। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह भी ये यानी द कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ अ सेट ए अंडर एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर इज कॉल्ड कोशेंट सेट। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ए को अगर हम बात करते हैं तो ए का जो हमारे पास यहाँ पर कोशेंट सेट होगा अंडर इक्विवेलेंस रिलेशन आर, ये क्या होगा, ए ओवर आर होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी को यहाँ पर आगे डिनोट किया गया है। और यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर हमें एक रिलेशन गिवन है सेट एक्स की। देखें ये सेट एक्स है, तो अगर हम स्टूडेंट्स सेट एक्स के ऑर्डर पेयर्स कैलकुलेट करें यानी एक्स क्रॉस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। पहले हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि पहले हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड, तो वहां से ये एक सबसेट लिया गया है और इसको हमने आर का नाम दिया है। तो देखें अब एक्स क्रॉस एक्स क्या होगा, इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स आएंगे, वन आएगा और आएगा टू आएगा, यानी वन को हम टू के साथ फिर वन को थ्री के साथ रिलेट करेंगे। ठीक है, फिर हम स्टूडेंट्स क्या लेंगे, अब टू को लेंगे, टू को वन के साथ रिलेट करेंगे, फिर टू को टू के साथ करेंगे रिलेट करेंगे, फिर टू को थ्री के साथ। ठीक है, इस तरह हम ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, ये हम प्रीवियस एग्जांपल में भी देख चुके हैं। फिर थ्री को लेंगे और वन के साथ रिलेट करेंगे, फिर थ्री को टू के साथ, और फिर हम थ्री को थ्री के साथ रिलेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थ्री थ्री, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एक्स क्रॉस एक्स। तो हमें जो भी यहाँ पर सेट गिवन हो पहले आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। अब यहाँ से हमने एक रिलेशन ली है या सबसेट ले लें, इसको हमने आर का नाम दिया है। यहाँ से हमने लिया है वन, टू थ्री और थ्री टू। ये हमने एक सेट लिया है, सबसेट ले लें आप यहाँ से एक इन ऑर्डर पेयर का हमने एक सबसेट लिया, इसको हमने आर का नाम दिया है। हमने इसको चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए स्टूडेंट्स कि अगर हम कहते हैं कि कोई एलिमेंट हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं टू ले रहा हूं सेट एक्स से, बट टू डज नॉट बिलोंग टू आर, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम यहां से मैं फॉर एग्जांपल टू लेता हूं सेट एक्स से, देन जो ऑर्डर पेयर है टू का टू के साथ, ये किससे बिलोंग करना चाहिए था, आर से बिलोंग करना चाहिए। देन ये जो हमने यहाँ पर रिलेशन डिफाइन की है ये फिर क्या होती है, रिफ्लेक्सिव होती है, लेकिन ये ऑर्डर पेयर तो आर से बिलोंग नहीं कर रहा, सो दिस रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब सिमेट्रिक क्या होती है कि आर का इनवर्स आर के इक्वल हो। देखें अगर आप इसका इनवर्स फाइंड करें तो इनवर्स क्या होगा कि आप इन एलिमेंट्स को चेंज कर देंगे। देखिए मैं आर का इनवर्स फाइंड करता हूं, आर का इनवर्स मैं कैसे फाइंड करूंगा स्टूडेंट्स, यानी जो ऑर्डर पेयर्स होंगे मैं इनकी जगह चेंज कर दूंगा। ये वन था, ये वैसे अगर हम इसको चेंज करेंगे वन को वन के साथ तो ये फिर वही ऑर्डर पेयर रहेगा। फिर आगे है टू थ्री है, तो ये बन जाएगा इनवर्स में ये बन जाएगा थ्री टू बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर अगर आप थ्री टू है तो इसको अगर आप इनवर्स लिखेंगे तो ये बन जाएगा टू थ्री। तो आप यहाँ से स्टूडेंट्स देख सकते हैं ये जो आर इनवर्स है और आर है ये दोनों आपस में इक्वल है। देख लें वन ये वन, टू थ्री ये भी टू थ्री यहाँ पर है, थ्री टू यहाँ पर भी थ्री टू है,
तो देखें R इनवर्स इज इक्वल टू R, ये चीज अगर हो देन R इज सिमेट्रिक। तो ये जो रिलेशन R यहाँ पर हमने डिफाइन की है, सबसेट लिया था ये इस x क्रॉस x का, ये ऑर्डर पेयर्स का जो ये सेट है, ये क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हमने बात करनी है ट्रांजिटिव की, इस चीज को चेक करना है। ट्रांजिटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, आप फॉर एग्जांपल R इज नॉट ट्रांजिटिव। देखें फॉर एग्जांपल अगर आप 3 वाव 2 अगर R से बिलोंग करता है एंड 2 वाव 3 भी R से बिलोंग करता है, देन अगर स्टूडेंट्स 3 वाव 2 R से बिलोंग कर रहा है और 2 वाव 3 भी R से बिलोंग कर रहा है, देन बट 3 वाव 3 ये R से बिलोंग नहीं कर रहा। अगर ये R से बिलोंग कर जाता देन दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, अदरवाइज यहाँ पर ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पर ये 3 लेते हैं आप और ये 3 लेते हैं, तो ये 3 वाव 3 R से बिलोंग अगर कर जाता देन दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, और स्टूडेंट्स क्या है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अगर ये स्टूडेंट्स हम R को इस तरह डिफाइन कर लेते, अगर हम R को मैं इस तरह डिफाइन कर लेता कि 1 वाव 1 2 वाव 2 एंड 3 वाव 3। ठीक है, एक और एलिमेंट ले लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कोई और एलिमेंट लेता हूँ 3 वाव 1। ठीक है, अब इस चीज को हम चेक करते हैं। अब ये हमें एक रिलेशन मिली है, इस रिलेशन ये क्या है, सबसेट है x क्रॉस x का। तो देखें अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये जो हमने अभी डिफाइन किया, और ये रिफ्लेक्सिव है। देखें अगर मैं लेता हूँ 1 लेता हूँ, 1 बिलोंग कर जाए सेट x से, देन 1 वाव 1 ये जो ऑर्डर पेयर होगा ये R से बिलोंग करना, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो ये कि 1 वाव 1 R से बिलोंग कर जाता है। अगर आप 2 लेते हैं देन 2 वाव 2 भी R से बिलोंग कर रहा है। अगर आप 3 लेते हैं देन 3 वाव 3 भी R से बिलोंग कर रहा है। देन दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अगर आपने रिफ्लेक्सिव को चेक करना हो स्टूडेंट्स, तो फिर आप क्या करते हैं कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स x हैं, x के एलिमेंट्स हैं, उनका ये ऑर्डर पेयर यानी 1 वाव 1 2 वाव 2 और 3 वाव 3 ये हमेशा R से बिलोंग करें। अगर कोई एक भी ऑर्डर पेयर यहाँ से बिलोंग नहीं करता देन दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो यहाँ पर x के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी ये आइडेंटिटी रिलेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए किसमें, R में, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। अब बात करते हैं क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक आई थिंक स्टूडेंट ये नहीं बनेगी। अगर आप इसका इनवर्स फाइंड करें तो देखें इनवर्स क्या होगा इसका, ये आएगा 1 वाव 1 आएगा, 2 वाव 2 और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 वाव 3 और ये बन जाएगा 1 वाव 3। अब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये R इनवर्स और R ये आपस में इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होते तो ये 1 वाव 3 ये कभी भी 3 वाव 1 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये अब ये जो रिलेशन है R यहाँ पर हमने डिफाइन किया है ये सिमेट्रिक नहीं है। अब चेक कर लेते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए अगर मैं कोई से 3 एलिमेंट्स लेता हूँ 1 1 2 2 और 3 3, तो देखें यानी पहली बात है कि 3 वाव 2 R से बिलोंग करे और 2 वाव 3 भी R से बिलोंग करे। यानी अगर हम बात करते हैं, सॉरी इसी R की बात करता हूँ, तो देखें ये अगर ये भी ट्रांजिटिव नहीं है, इसमें कोई भी हमें ऐसे पेयर्स नहीं मिल रहे, ये ऑर्डर पेयर जैसे कि ये 3 वाव 2 2 वाव 3 एंड 3 वाव 3। यानी यहाँ पर अगर हम कोई भी पेयर लेता हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 वाव 2 लेता हूँ, तो इस जो यहाँ पर नंबर है
इससे कोई और हमें ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा जो इस नंबर से स्टार्ट हो। ठीक है, तो मेन ये जो आर है ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिर्फ ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। तो ये जो हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन में डिफाइन थी ये रिलेशन आर, ये क्या थी, सिर्फ रिफ्लेक्सिव भी नहीं थी, सिमेट्रिक थी और ट्रांजिटिव भी नहीं थी। तो इस तरह आप बाकी कोई भी रिलेशन यहाँ से सबसेट ले लें किसी एक्स क्रॉस एक्स का, तो वहां पर आप ये प्रॉपर्टीज चेक करें, तो वहां से आपको ये मजीद पता चल जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव कब होती है, सिमेट्रिक कब होती है और ट्रांजिटिव कब। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर।